किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सच के साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सच के साथ में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में, अगर उसको लेकर हमारी सोच बदल जाए तो ये समस्या हमारे लिए समाधान बन सकती है। जी हाँ, कचरे के बोझ के नीचे दबा हुआ है हमारे भविष्य का सच। लेकिन जब तक इसे हम समस्या मानते रहेंगे, तब तक हमारी सांसों, हमारी ज़मीन और साथ ही हमारे संसाधनों का यहाँ पर इस तरीके से हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और वो कुचला जाता रहेगा। लेकिन अगर हमारी सोच बदलेगी तो ये समस्या हमारे देश की, हमारी धरती की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कचरा प्रबंधन की। कचरे की बात करें तो ये एक सभ्यता को भी बताती है। जी हाँ, उन सभ्यताओं ने जिन्होंने इसका सही तरीके से निपटान किया, उन्होंने समृद्धि को देखा। लेकिन वो समाज जो कि इसके सही निपटान के बारे में, सही प्रबंधन के बारे में नहीं समझ सके, उन्होंने देखा कि कैसे उनकी हवा, उनकी ज़मीन जहरीली हो गई। अगर हम कचरे की बात करें तो ये सिर्फ एक गंदगी नहीं है, ये एक तरह से हमारी जीवन शैली के बारे में बताती है। एक तरह से ये बताता है कि हम किस तरह की सोच के हैं, हम कितने चीज़ों का सही इस्तेमाल करते हैं और कितना उसको गलत तरीके से एक अपने लिए बोझ बना देते हैं। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि इस दर्पण में हम झांकें और सच्चाई को समझें। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य उजाले वाला हो, इस दर्पण में हमें ऐसी झलक दिखे जिसमें हम एक चमकदार भविष्य को देख सकें, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि समस्या का समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा, उसे अपनाना पड़ेगा। तो आज के सच के साथ में इसी सच से हम आपको रूबरू करवाएंगे कि कैसे इस कचरे का निपटान किया जाए और जो हमारी समस्या है इसे एक अपॉर्चुनिटी में, एक ऐसे अवसर में बदला जाए जो कि हमारे देश की सच्ची ताकत बन सकती है। कचरे से कई तरह की चीज़ें बन सकती है, मसलन खाद बनाई जा सकती है, ऊर्जा बनाई जा सकती है और न जाने क्या क्या। यही समझने का हम प्रयास करेंगे सच के साथ में। सच के साथ कार्यक्रम में हम ऐसे सच को उजागर करते हैं जो कि हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें और एक स्वस्थ समाज की ओर लेकर जाएं। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि ये पहचान भी है स्वस्थ समाज की, एक सभ्यता की, कि कैसे आप अपशिष्ट का निवारण करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सच के साथ की। और सबसे पहले आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि आपको बताएगा कि कैसे कचरा कंचन में तब्दील हो सकता है। कचरा देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान भी होता है और कचरे का समाधान है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन के बारे में जानने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि कचरा कितने तरह का होता है और भारत में फिलहाल कचरे की स्थिति क्या है। बता दें कि भारत में सालाना लगभग 62 मिलियन टन कचरा पैदा होता है, जिसमें प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और खतरनाक कचरे की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। कचरा ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट व जैव रासायनिक अपशिष्ट सभी तरह का होता है। जैविक कचरे की बात करें तो इसकी प्रकृति स्वाभाविक तरीके से सड़नशील होती है। फल, सब्जियां, पत्ते, पका हुआ भोजन, फूल व अंडे के छिलके और इस तरह की चीजें जैविक कचरे के उदाहरण हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लैंडफिल पर बढ़ते दबाव, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और अनियंत्रित कचरा निपटान से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए इस पर कार्रवाई किस तरह की जाए। तो आपको बता दें कि कचरा प्रबंधन पर कई तरह से काम किया जा सकता है। जैविक कचरे की बात करें तो इसका प्रबंधन घर पर या तो कंपोस्टिंग कर या बायोगैस सिस्टम लगाकर आसानी से किया जा सकता है। ये दोनों प्रणालियां पर्यावरण अभियांत्रिकी तकनीकों के उदाहरण हैं जो जैविक कचरे के अपघटन यानी निपटान के लिए प्रकृति के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करती हैं। अलग अलग तरह की फसलें अलग अलग तरह का जैविक कचरा उत्पन्न करती हैं। कुछ फसल अवशेष पशु चारे के रूप में उपयोग हो जाता है, जैसे गेहूं के अवशेष से भूसा बन जाता है जिसे पशु साल भर आराम से खा लेते हैं। इसी तरह शहरों में रसोई से निकला कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन करके भी उपयोग करने लायक बनाया जा सकता है। कचरे से बायोगैस, बायो सीएनजी, जैविक खाद,
और ब्रिकेट बनाई जा सकती हैं। ब्रिकेट धान की पराली से बनी एक तरह की ज्वलनशील ईंट है जिसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में कोयले के साथ मिलाकर किया जा सकता है। जबकि मवेशियों का गोबर औद्योगिक और शहरी जैविक कचरे से जैविक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। बता दें कि सरकार इस ओर काफी काम कर रही है। सरकार के कई प्रमुख कार्यक्रमों ने भारत को व्यापक स्वच्छता लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाया है। जैसे 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता अवसंरचना और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से शहरी और ग्रामीण परिदृश्य को बदल दिया है। 24 दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों को देखें तो 4,75,210 गांवों में ठोस और 5,14,102 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां मौजूद हैं। भारत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। ये मिशन प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण पर जोर देता है। वहीं कचरे से संपत्ति पहल के तहत बेकार पड़ी सामग्री को कला और उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। दिसंबर 2024 तक 3 लाख से ज्यादा नागरिकों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जा चुका है और कचरे को संपत्ति में बदलने के लिए 800 से ज्यादा तकनीकों का मूल्यांकन किया जा चुका है, जिनमें से 80 तकनीकों को जमीनी स्तर पर लागू किया जा चुका है। तो गांव और शहर मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। एक नई राह पर हम आगे बढ़ सकते हैं और इस राह पर कैसे आगे चला जाए, किस तरह के प्रयास सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं और सामाजिक स्तर पर भी हमें इसे और बेहतर से और गहराई से समझना होगा। इसमें मदद करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल है। आइए आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी करवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और पर्यावरण विभाग के अपने कॉलेज में आप उसमें भी छात्रों को जोड़ती हैं, छात्रों को समझाती हैं कि कैसे पर्यावरण के साथ जुड़कर आगे बढ़ा जाए। हमारे साथ श्वेता कंचन है, पर्यावरणविद। आप भी स्टूडेंट्स के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ मिलकर काम करती हैं। हमारे साथ उदित नारायण बैंसला सर हैं, विभागाध्यक्ष आर्ट एंग्लो गुरुकुल से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आर्ट एंग्लो वैद्य गुरुकुल से आप हैं और किस तरह से वेस्ट को आप मैनेज कर सकते हैं, नई नई तरह की चीज़ें बना सकते हैं, ये हम आपसे समझने का प्रयास करेंगे। और कुछ वो ऐसी चीज़ें भी लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने अपनी इस आर्ट को दिखाया है और हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ सकते हैं कि जिसे आप वेस्ट समझते हैं वो कैसे आपके लिए बहुत काम की चीज़ हो सकती है। और हमारे साथ पूरे मेहमानों का पैनल जिसमें श्याम त्याल जी भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है श्याम त्याल जी, सामाजिक कार्यकर्ता। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सामाजिक स्तर पर किस तरह के प्रयास सर आपकी तरफ से किए जा रहे हैं ये भी हम जानेंगे और चर्चा की शुरुआत करें। अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया भी कि कितने बड़े स्तर पर हमारे अपशिष्ट पैदा हो रहा है, लेकिन इस अपशिष्ट का सही नियोजन, सही प्रबंधन ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। तो मैम सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आप छात्रों से जुड़े हुए हैं जो कि हमारे भविष्य हैं। ओवरऑल अगर इस विषय को समझने का हम प्रयास करें तो कितनी जागरूकता है और कितनी यहाँ पर जागरूकता की कमी है ये भी समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि अंधेरा कहाँ है हम वहाँ उजाला नहीं कर पाएंगे। बहुत सही बात है आपकी। तो सभी को नमस्कार मेरा। और जो मैं स्टूडेंट्स के तौर पे देख पाती हूँ तो हमारे जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रूल लागू किया था कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स हैं उसमें एनवायरमेंटल साइंस एक प्रोमिनेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसके तहत हम लोग बच्चों को अंडर ग्रेजुएट चाहे बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, जितने भी बीटेक तक में भी हम लोग एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ा रहे हैं। तो ये पढ़ाने का बस एक सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हम बच्चों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं पर्यावरण से रिलेटेड और उनका एक माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते हैं सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड से इको सेंट्रिक एटीट्यूड में। तो इस तरह से एक तो सबसे पहले इको सेंट्रिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और उसी के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो कैसे थॉट्स में बदलाव के साथ अपने एक्शंस को बदलें। जब एक्शन बदलेगा और एनवायरनमेंट में तो उनके जो समझ को बढ़ाते हुए कि जो कचरा है उसका निपटान कितना जरूरी है, तो उनको हम सिखाते हैं, बताते हैं कि अपने घर
से आप शुरुआत करें कि एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2016 में आया था, उसका अमेंडमेंट आया 2024 में, और उसमें ये बताया गया कि जो भी सोर्स है, जो इंसान हैं, सोर्स हैं इंडिविजुअल लेवल पे या घरों में या इंडस्ट्री में कहीं पे भी, तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट वहीं पे होना, जो सोर्स पे, स्रोत पे होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये भी हम बच्चों को समझाते हैं कि अपने, अगर आप थाली में खाना भी खा रहे हैं तो वो थाली में खाना इसलिए नहीं आ रहा है कि आपने पैसे दिए और खाना आ गया, वो इसलिए आ रहा है कि ज़मीनों में पहले बहुत उपजाऊ ज़मीन हो, उसको नहीं भी है तो उसे उपजाऊ किया गया, किसानों की कितनी मेहनत लगी, और उसके बाद फिर इंडस्ट्री में प्रोसेस होके दुकानों से होते हुए तुम्हारे घर तक आ रहे हैं, उसके बाद माँ या कुक आपका खाना बना रहे हैं, फिर आपके प्लेट में खाना आ रहा है। जब हम इस भाव से खाने को देखते हैं तो हम खाना वेस्ट नहीं कर सकते, अन्न का कचरा नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे हम कहीं बैठे हैं, जो हमने कपड़े पहन रखे हैं, हम इसको बस इस तरह से ना देखें कि ये उपभोक्ता के नज़र से अगर हम देखते हैं तो बस हम यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं, तो वो वेस्ट बन जाता है, कचरा बन जाता है। पर उसी का अगर हम बेस्ट यूटिलाइजेशन का थॉट से चलते हैं तो हम उसको सोचते हैं इसको हम कैसे फिर से दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग की उनको समझ भी देते हैं कि आप कोई भी कचरा तभी कचरा है जब तक उसको वो उपयोग लायक नहीं बचता है। तो उसको उपयोग में लाने के लिए आप क्या क्या फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, जिससे कार्बन क्रेडिट की बात होती है, कचरे का कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, कैसे निपटान कर सकते हैं, और जहाँ से निकल रहा है कचरा वहीं पे उसको कैसे अलग अलग सेपरेट करके उसको फर्दर रिसाइकलिंग यूनिट में भेज सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि एक, मैं तो ये समझूंगी कि हर एक चीज़ का जो आप जीवन में इस्तेमाल करते हैं उसके साथ अगर आप भाव को जोड़ देंगे तो उसके महत्व को आप अपने आप समझ जाएंगे और उसको बर्बाद करने का आपके मन में विचार भी नहीं आएगा, और यही हमारी संस्कृति भी सिखाती है। अब मैं कंचन जी आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम कचरा समझ लें, क्योंकि हम कचरा समझते हैं कि जो भी कूड़े के ढेर में है वो सब कचरा ही है, जो एक आम धारणा है। मैं जानना चाहूँगी कि एक व्यक्ति के लिए, एक हमारे एक दर्शक के लिए और युवाओं के लिए ख़ास तौर पर ये समझाएं कि दरअसल कचरा के मानक क्या है, किन्हें हम समझें और कितने तरह के कचरे होते हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं श्वेता कंचन और मैं पिछले 7-8 साल से इसी पूरे प्रोसेस को स्टडी कर रही हूँ, और मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा रखी है। जैसा कि मैम ने बताया कि कचरा प्रबंधन जो है, सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है, अलग अलग करना, पृथक्करण जिसे हम कहते हैं, बट ये उतना ही ज़रूरी है कि सोर्स सेग्रीगेशन रहे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एक बार जब कचरा एक साथ हो जाता है तो वहाँ ही सारी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। ये वैसे ही समझा जा सकता है कि जिस तरीके से आप एक थाली में जब खाना परोसा जाता है तो आप देखिए अगर सारा खाना मिला हुआ है तो वही सारा प्रॉब्लम है। अगर वो चीज़ अलग अलग है तो वो अच्छा सभी जने उसे एंजॉय करते हैं खाना जो है। तो इसी तरीके से जो हमारा, जो उसे हम कचरा कह रहे हैं, वो कचरा सिर्फ तब बनता है जब वो मतलब एक साथ मिला दिया जाता है, और अगर उसे अलग अलग कर दिया जाए और सोर्स सेग्रीगेशन हो, क्योंकि एक बार जब मिल जाता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं, जैसे टॉफ़ी का रैपर, अगर हम एक एग्जांपल लें कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक में टॉफ़ी का रैपर है या कोई बहुत छोटे सेशे आते हैं, तो वो जब सारे कचरे में मिल जाते हैं तो उसे अलग करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी मशीनरी आपकी इतनी डेवलप नहीं है कि उस छोटी से छोटे पार्टिकल्स को अलग करे, जो कि हम अभी देख भी रहे हैं कि नैनो पार्टिकल्स तक हम आ रहे हैं, तो वहाँ प्लास्टिक में ये प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरीके से अगर हम अलग कर देते हैं तो पहला पॉइंट तो हमारा सबसे पहला यही रहता है कि अलग हो। सेकंड है एक सिस्टम जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपने घर में अलग कर दिया, हमने लोगों को समझा दिया, स्कूल्स में समझाया, सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज़ में समझा दिया। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि क्या आगे का सिस्टम हमारा बना हुआ है जो कि आप किसी भी कचरे का नाम ले और वो वहाँ तक सही सही पॉइंट तक पहुँचे जहाँ पर उसका यूसेज हो रहा है। ये सिस्टम अभी हमारे यहाँ बन तो चुका है, लेकिन शायद प्रैक्टिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस सिस्टम को हम बहुत स्ट्रॉन्ग करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे कि आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर है,
हमारे पूरे देश में शायद ही कोई न्यूज़पेपर कचरे के डब्बे में फेंकता हो। वो इसलिए क्योंकि हमने सालों से इस सिस्टम को फॉलो किया कि हम एक प्रॉपर फेरी वाले को जो रद्दी देने आता है उसे बुलाते हैं और उसे वो देते हैं, चाहे वो मंथली हो या ईयरली हो, जैसे भी करके सबके अपने अपने सिस्टम बने हैं, बट कोई भी उसको डस्टबिन में नहीं फेंकता। घरों में भी उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है अलग अलग तरीके से। घरों में इस्तेमाल के बाद भी हम उसे एटलीस्ट डस्टबिन में नहीं फेंकते। तो यही सिस्टम जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमारा ग्रीन वेस्ट कैसे मैनेज होगा। हमारा जो ड्राई वेस्ट है, ड्राई वेस्ट की प्रॉब्लम ये है, जो सूखा कचरा है उसमें भी बहुत सेग्रीगेशन है। जैसे आपका प्लास्टिक वेस्ट आ जाता है, आपका वुड वेस्ट जो आता है वो आपका टोटली अलग हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका ई वेस्ट होता है आपके जितने भी आप इस समय गैजेट्स यूज कर रहे हैं, जो भी मशीन्स यूज करते हैं, मोबाइल चार्जर वगैरह, वो अलग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखते हैं हर थोड़े दिन में हमें सुनने में आता है, खासतौर से गर्मियों में, कि लैंडफिल्स में आग लग गई। वो इसी वजह से लगती है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं जिसकी वजह से आग लगना एक ऑब्वियस रीजन हो जाता है। तो लैंडफिल के ऊपर भी मैं आऊंगी कंचन जी आपके पास, इसके बारे में भी जानूंगी कि किस तरह के मॉडल्स पर हम काम कर रहे हैं और आगे इसमें किस तरह की सुधार करने की आवश्यकता है। अब बैंसला साहब मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए ये तो हमने बात की कि कचरे का निपटान कैसे किया जाए और सेग्रीगेशन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी उसे एक अलग अलग तरीके से, जो प्लास्टिक है प्लास्टिक में जाए, जो जैविक है वो जैविक में जाए, ताकि आगे इसका निपटान करने में आसानी हो। ये तो बात हुई कि इसके निपटान की बात हुई, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको कचरे की पेटी में डालने की आवश्यकता ही नहीं है। हम समझ ही नहीं पाते कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी काम की हो सकती है। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं आर्टिस्ट उदित नारायण बैंसला। तो आपने कहा कि भी कचरा वास्तव में ही बहुत ज़्यादा पहाड़ बनता जा रहा है, जो है हमारे बोझ बनता जा रहा है। तो कचरे की जो कई प्रकार की वो होती हैं, कचरा कई प्रकार का होता है, जिसमें कई कचरा तो अप्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है, जैसे कि आपका फल फ्रूट हैं और उन पत्ते हैं, आपके कागज़ हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या है प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ आ गया है हमारे जीवन शैली में 30-35 साल से, जो हमारी समस्या का मुख्य जड़ है। और प्लास्टिक बताते हैं कि अगर एक बोतल को आप खेत में दबा दे तो 400-500 साल, क्या ज़्यादा साल तक वो ऐसा ही रहेगा, वो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है। तो मैं आर्टिस्ट हूँ बचपन से ही, तो मैं आर्ट से ही एक संदेश देने की कोशिश करा कि भाई प्लास्टिक को कैसे पर्यावरण से बचाएं। और कुछ आप चीज़ें लेकर भी आए, मैं चाहूँगी दर्शकों को दिखाएं भी। जी, मैं प्लास्टिक से मैंने कैफी आर्ट, क्योंकि आर्ट एक ऐसा माध्यम है जो कोई भी भाषा, कोई भी बोलने वाला हो समझ सकता है। जी जी। हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में कई भाषाएं होती हैं, कई जातियां होती हैं, लेकिन आर्ट की जो भाषा है वो सभी जानते हैं। आर्ट के जरिए हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं। मैं इसी सिलसिले में कुछ मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक के वायर हैं, तार हैं, आपके चार्जर हैं, जो आप कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। वो क्या है, हमारे पर्यावरण में जाती है, उनको गाय खा लेती हैं, और खेतों में चली गई तो खेती बंजर हो जाती है। कई लोग मैंने देखे हैं साक्षात कि वायर को जला रहे थे रात के समय और उनसे कॉपर वगैरह निकाल रहे थे, तो वायु प्रदूषण किस तरीक़ा से कर रहे थे। जी। तो ऐसा चिंता का विषय है कि कितनी जगह ये लोग बात कर रहे हैं, उनको तो मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं छोटे से लाभ के लिए। तो कुछ मैं मटेरियल लेके आया हूँ। ये अभी 30-35 साल से हमारे जीवन शैली में आई है। इसको मोल्डिंग टेप बोलते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक है। ये 1 फीट आधा फीट बच जाती है, जो हमारे खेतों में जाती है, हमारे नदी नालों में जाती है, और ये समुद्र तक पहुंच गई है। बताते हैं प्लास्टिक ने जो है ना, पहाड़ों से लेके और समुद्र तल तक जो है कब्जा कर लिया है। ये मोल्डिंग टेप बोलते हैं। और ये वायर जो चार्जर हेडफोन होते हैं, ये भी जो है मछलियाँ जो हैं इनसे मर रही हैं, जीव जंतु समुद्र के मर रहे हैं। इनको मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं चीज़ों से मैं एक आर्ट में तब्दील करके और नई पीढ़ी को स्कूलों में जाके, संस्थाओं में जाके, NGO में जाके
नई पीढ़ी को प्रेरित करूं कि भाई इसको किसी रचनात्मक रूप में लगाएं या रीयूज करें और रिसाइकलिंग करें। तो मैंने इन्हीं चीज़ों से मिला के ये वायर से मैंने कुछ आर्ट बनाई है जो मैं आपको चाहूंगी दिखाना इसको हम चाहता थोड़ा हूँ। सा दिखाएं भी कि जूम भी करके देखें कि क्या बनाया आपने। ये मतलब इसमें कहीं आपने कलर, पेंट ब्रश, रंगों का इस्तेमाल किया है सर इसमें? जो मैं देख पा रही हूँ तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी पेंटर ने बनाया हो इसे। जी, मैं बचपन से जो है आर्ट का काम करता था, मैं कलर से बनाता था, लेकिन मैंने जो ये आर्ट निकाली है इसमें कहीं रंग, स्याही, ब्रश या पेंसिल का उपयोग नहीं है। ये सनमाइका के ऊपर, क्योंकि कपड़े पे ये जो वायर है ये वायर से लिखा है। ये वायर से लिखा गया है? जी, ये वायर हैं और इससे मैंने गायत्री मंत्र लिखा है। मैं एक गायत्री परिवार से भी जुड़ा हूँ, वो भी स्वच्छ भारत पे और पर्यावरण पे बहुत हम मिल के काम कर रहे हैं। और मैंने ये जो आपकी लड़ियाँ होती हैं, चाइनीज़ लड़ियाँ फ्यूज हो जाती हैं, वो भी कूड़े के ढेर से सीधा हमारे नदी नालों में जाती हैं, खेतों में जाती हैं और समुद्र तक पहुंच जाती हैं। मैंने अपने इसी मटेरियल से बेगर रंग स्याही के ये मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैंने चित्र बनाया है। अच्छा, इसमें भी कोई रंगों का इस्तेमाल, कोई पेंट ब्रश, ये कुछ नहीं है सर? नहीं, इसमें क्या है, चेहरे पे वही मोल्डिंग टेप लगी हुई है। इसे कलरफुल है, ये हर कलर में आते हैं, प्लास्टिक है। ये 1 इंच की मैंने वो लगाई है इसके चेहरे पे प्रधानमंत्री जी के। और जो ये दाढ़ी है इसमें जो चाइनीज़ लड़ियाँ खराब हो जाती हैं, अच्छा। जो हमारे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, वो लगाई हैं। और ये नीचे सनमाइका का जो पीस है इनके जॉकेट में, तो मैं ऐसे बना के छोटे बच्चों को और ख़ासकर सभी को मैं इनको जागरूक कर रहा हूँ कि भाई इसे किसी रचनात्मक रूप में लगाएं, अपने बाहर कूड़े के उसमें ना फेंकें। बिल्कुल। तो देखिए, सोच कहते हैं ना, इमेजिनेशन हैज़ नो लिमिट, सोच की कोई सीमा नहीं होती है। और आपने जो तार, जो चीज़ें हम आमतौर पर कूड़े में फेंक देते हैं, उनसे आपने गायत्री मंत्र लिख दिया। तो ये वाकई में सोचने का विषय है कि अगर हम अपने सोच के पंखों को हवा दें, उन्हें सही दिशा दें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। सर, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी। श्याम जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो बहुत ही बेहतर तरीके से एक सोशल फैब्रिक को समझ पाता है। जब हम कचरे की बात करते हैं तो इसमें आपका एटीट्यूड कैसा है, एक समाज का एटीट्यूड कैसा है, उसकी सोच कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि कोई भी योजना, कोई भी नीति, कोई भी आंदोलन बिना जन भागीदारी की नहीं होती है। अगर हम एक भारतीय के तौर पर समझे तो क्या लगता है कि बीते 10 सालों में, 10-15 साल जो ये हम देख रहे हैं कि एक स्वच्छ भारत अभियान चला है, क्या उसमें किसी तरह का परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? सभी को नमस्कार, मेरा नाम श्याम तायल है। बेसिकली अगर हम बात करें कचरे के एटीट्यूड को लेके, तो जैसा मेरे पैनलिस्ट ने सभी ने बात किया, सोर्स सेग्रीगेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कचरे प्रबंधन को लेके। और जनरल लोगों का ये रहता है कि साहब हम तो सेग्रीगेट नहीं करते किसी भी चीज़ को, हमारी तो आदत ऐसी बन गई है, हम तो अपने घर से कचरा निकाल देते हैं और कचरे को फेंक देते हैं। कोई आने वाला लेता है कचरा वाला, या सोसाइटीज़ में रहते हैं तो हाउस कीपिंग का आदमी होता है, वो लेके चला जाता है। उसके बाद हमारी ज़िंदगी उसमें शांतिपूर्वक मुक्ति है। जी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कचरा है वो क्या तो लेके जा रहा है, और दूसरा अगर आप सेग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं तो उसके 2 पहलू हैं खास। पहली चीज़ तो ये कि हम सब लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप अपने घर में सोर्स सेग्रीगेशन नहीं करते हैं तो जो भी कचरे के पहाड़, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिखाई देते हैं दिल्ली के कॉर्नर्स में, गाजीपुर की तरफ है, भलसवा की तरफ है, ओखला की तरफ है, तो जो वहाँ पे वेस्ट वर्कर्स काम करते हैं, कि स्थिति में पाया गया कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वेस्ट वर्कर्स, उनकी ज़िंदगी 48 साल से ज़्यादा नहीं है उनकी उम्र। तो हम लोगों को एक अवेयर करते हैं कि अगर आप अपने घर में सोर्स सेग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं तो जो आदमी वेस्ट वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है, आपका कार्य उस आदमी की ज़िंदगी के कुछ साल कम करने की कोशिश कर रहा है। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग सोर्स सेग्रीगेशन करके देते हैं और डायरेक्टली मटेरियल वो सेग्रीगेशन होके रिसाइकलिंग के लिए जो भी रेस्पेक्टिव कचरा है वो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ वर्ष एडिशन करने की बात कर रहे हैं, उसके घर परिवार में कुछ अच्छाई देने की बात कर रहे हैं। दूसरा मैटर जो आपका था कि एटीट्यूड क्या है, जनरल लोगों का एटीट्यूड बड़ा ही डिफरेंट है।
पहली चीज आती है कि हम क्यों करें, सरकार करेगी, सब कुछ खाने जिम्मेदारी सरकार की है। तो हम लोग का जो काम है हमारा, उस चीज़ को हम बात करते हैं कि सारी जिम्मेदारी सरकार कोई भी उसकी नहीं है, हम अपने आप में जिम्मेदार नागरिक कैसे बन सकते हैं। और दूसरा हमारा रोल रहता है उनको कि सेग्रीगेशन को बताने में, कि सेग्रीगेशन तो लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़ करते हैं, कहीं ना कहीं वो उनके एट द बैक ऑफ द माइंड है, तो हम लोग अपनी बात से कोशिश करके उसको फ्रंट में लाने की बात करते हैं कि भाई सेग्रीगेशन आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। हम लोग अपनी अलमारी में जो कपड़े टांगते हैं, कोई कपड़ा हम हैंगर पे टांगते हैं, कोई कपड़ा हम खूंटी पे टांगते हैं, कोई कपड़ा हम तह करके रख देते हैं, कोई कपड़ा ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो रियलिटी में ये पार्ट है सेग्रीगेशन का। जी जी। तो ये उनको बताते हैं। महिलाएं जो किचन में काम करती हैं, कभी हमने सोचा कि जो उसमें मसाले मिल रहे हैं, नमक है, मेथी है, धनिया है, मिर्च है, वो सारी की सारी हमारे पेट में तो जाके मिलनी है, तो क्यों नहीं हम उसे सारी एक साथ रख देते, क्यों हम उसे मसालेदानी में रखते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग सेग्रीगेशन कर रहे हैं। जी जी। तो उन लोगों को बताना होता है कि भाई सेग्रीगेशन तो आप कर ही रहे हैं, बट इस चीज का सेग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं जिसका आपको करना चाहिए। और उससे अगर आप सेग्रीगेशन करेंगे तो आप जिम्मेदार नागरिक बनने की तरफ काम करेंगे। जी। और हमारा जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे फोकस है, वो फोकस है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है। बिकॉज हम प्लास्टिक पे बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और हमने पाया कि जो यंग बच्चे हैं, कहीं ना कहीं प्लास्टिक का जनरेशन उनके पास बहुत है। बिकॉज किसी भी बच्चे को हम आज की डेट में बिस्किट खाने से नहीं रोक पाएंगे, चिप्स खाने से नहीं रोक पाएंगे, रैपर से नहीं रोक पाएंगे, टॉफ़ी खाने से नहीं रोक पाएंगे, चॉकलेट से नहीं रोक पाएंगे। तो हमारा कहना है कि आपको जो खाना खाइए, लेकिन उसका जो रैपर है वो कहीं ना कहीं आप सेग्रीगेट करके अपने घर में रखिए। जी जी। और एक और जैसा आपने एटीट्यूड की बात की, तो जो चैलेंज आता है वो चैलेंज ये है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास से तो जो आदमी आता है वो प्लास्टिक लेके जाता है, तो वो भी तो उसका कुछ निस्तारण करता है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक के निस्तारण की बात है, वो रियलिटी में एक शब्द है कि जो बिकता है वो छटता है, जो नहीं बिकता वो नहीं छटता। तो जो प्लास्टिक वाला आपके यहाँ से प्लास्टिक लेके जाता है घर से, जो बिकने वाला है वो उसको बेच देता है, और उसके बाद जो सेल नहीं होता उसको वो आपके घर के आसपास ही ले जाके डाल देगा। बिल्कुल। उसको अगर हम ये देखें किस तरह से कभी भी हमारे हाथ में वाटर लॉगिंग होती है, आजकल रेनी सीजन चल रहा है, कहीं पे भी वाटर लॉगिंग में कहीं पे भी बॉटल तैरती हुई नहीं दिखाई देगी, बिकॉज उसकी सेलेबल वैल्यू है, रैक पिकर्स है। कहीं भी पानी भरेगा तो वहाँ पे रैपर्स वगैरह हम देखते हैं सर, वो सब तैर रहे होते हैं, वो भी एक तरह की तो उन्हीं का काम है कि भाई उससे करके हम लोग अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं। जी जी। और उसके अंदर इतनी पावर है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो उसी मल्टी लेयर प्लास्टिक बोलते हैं, ये एक नैपकिन होल्डर है जो कि कंप्रेस प्लास्टिक से बना है। इस प्लास्टिक को जब हम बनाते हैं तो इसमें कहीं पे भी इसको जलाते नहीं है, मेल्ट करते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी चीज दिखाई सर, और मैं चाहूंगी कि दर्शकों को इसे और बेहतर तरीके से हम समझाएं कि किस किस तरह की चीजें बन सकती हैं। लेकिन जैसे कि आपने एटीट्यूड के बदलाव में चेंज की बात की, तो हमने ये देखा कि कम से कम अब इस पर बात तो हो रही है कि इसे हमें सेग्रीगेट करना चाहिए, सही निपटान करना चाहिए। स्टूडियो टॉक्स हो रही है कम से कम कचरे के ऊपर, जो कि पहले हम नहीं देखते थे। ये बदलाव तो कम से कम समाज में, सोच में जरूर आया है। और कहते हैं जब सोच आती है तो धीरे धीरे वो हमारे व्यवहार में भी आता है, एक्शन में भी बदलता है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहें सच के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सच के बारे में जिसे अगर हम अभी समझ गए तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल दे पाएंगे। और ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमने सही समय पर कदम नहीं उठाया तो इसके बहुत ही विपरीत परिणाम हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन की। ब्रेक से पहले कुछ हमने एग्जाम्पल्स आपको दिखाया और उन्हीं में से हमने ये आपको दिखाया, ये एक देखिए तस्वीर है, ये आपको लगेगा किसी ने पेंटिंग करके बनाई है, लेकिन ये एक तरीके से रिसाइकल किया गया है। जो तार हमारे ख़राब हो जाते हैं उनसे पूरा गायत्री मंत्र लिखा गया और इसके पीछे भी जो आप चीज़ें इस्तेमाल है वो सब रिसाइकल्ड है। यानी अगर आपकी सोच है, आपकी नीयत है, तो कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और श्याम सर, आप दिखा रहे थे मुझे कोई बॉक्स था जिसे आपने बहुत सुंदर तरीके से सजाया भी और कुछ मैसेज भी है। ये क्या है और कैसे ये अन्य हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं कि किस किस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं? बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस बॉक्स का वजन 700 ग्राम है। प्लास्टिक एक ऐसा अनअवॉइडेबल इविल है जो एक बार अगर धरती पे प्रोड्यूस हो गया तो वो कभी अचानक लगभग 1000 साल तक ख़त्म नहीं होता। तो हम सभी को ये बताते हैं कि हमारा जो रोल होना चाहिए, 3 चीज़ों को हमको इंश्योर करना है। पहली चीज़ की जो प्लास्टिक है वो धरती में ना जाए, बिकॉज अगर वो धरती में जाएगी तो जो सॉइल की कंजर्वेशन कैपेसिटी है उसको ख़त्म करेगी। दूसरी चीज़, हम उसको अगर कहीं पानी में जाएगा तो जो हमारे सी एनिमल्स हैं हम उसको खाएंगे। बहुत सी पिक्चर्स हमने देखी होंगी कि कोई वीडियो आया, गाय के पेट से पूरा का पूरा पॉलीथीन निकला, मछली के पेट से निकला। और तीसरा चीज़ हमको देखना है कि उसको कोई जलाए ना। अगर ये 3 चीज़ नहीं करते हैं तो प्लास्टिक धरती से ऊपर रखी रहने में कोई दिक्कत नहीं। इस बॉक्स का वजन जो अगर आप आके देखेंगे, इस पर एक मैसेज लिखा हुआ है, पेड़ पौधों में रहते हैं भगवान, पर्यावरण संरक्षण में करें योगदान। ये छोटे बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे के उनसे बनाते हैं ताकि उनकी एक जीविका का साधन भी बनता है। और ये नैपकिन होल्डर है, इसको आप अपना टेबल पे रखते हैं। लोगों को बताइए इसके बारे में। और इसका वजन है 700 ग्राम। मतलब हम जिसको भी ये बताते हैं, जिसको ये देते हैं, उसको ये बोलते हैं ताकि उस आदमी को खुद को अपने आप में प्राइड फील हो कि 700 ग्राम प्लास्टिक को उसने हमेशा के लिए धरती में जाने से बचाया। जी जी। जब तक किसी भी इंसान को अगर कोई प्राइड फील नहीं होगा किसी काम को करने में, तो हम उसके पास कुछ भी चीज़ रखें वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब हमने इसको कुछ लोगों को दी तो कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आए कि साहब जिसको आपने दिए अगर उसको ठीक ना लगा, उसने आपके सामने तो रख लिया, लेकिन बाद में क्या होगा? तो हमारा मानना एक ही है, अगर वो जब हमने इसको किसी की टेबल पे रख दिया है तो उसके बाद वो कम से कम धरती में तो नहीं जाएगा। तो उसकी टेबल पे नहीं होगा, उसके किसी जूनियर की टेबल पे होगा, उसके किसी साथी की टेबल पे होगा, बट वो कहीं ना कहीं रहेगा धरती से ऊपर ही। हमारा रोल ही उसमें है कि हमको ना जलाने देना है, ना धरती में जाने देना है, ना पानी में फेंकना है। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। और देखिए ये क्योंकि ये बॉक्स है तो आप और नए नए नहीं खरीदेंगे। ये भी है कि नई और प्लास्टिक नहीं इकट्ठा करेंगे घर में। या गत्ते का भी बॉक्स अगर आप लेते तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, क्योंकि पेड़ कटते हैं और फिर वो ऐसे ऐसे बॉक्सेस बनते हैं। अब मैं मीनाक्षी जी आपके पास आना चाहूँगी। देखिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगर हम किसी भी समस्या की बात करते हैं और नए नए उपायों के बारे में हम अगर सुझाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ऐसे में उस दिशा में उतना रिसर्च होना भी उतना ही आवश्यक है। अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, इसके सही निपटान की, रिसाइकलिंग की बात करें, तो किस तरह का रिसर्च या फिर किस तरह का कार्य, किस तरह के R&D इस क्षेत्र में हो रहा है?
देखिए अंजू जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना हम कोई भी पॉलिसी भी अगर बनाते हैं तो उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि रिसर्च एंड पॉलिसीज जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 में आया, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया, ये बात कही गई कि जितने भी इंस्टीट्यूशन और प्रीमाइसेस हैं उनके अंदर जो भी सड़नशील कचरा है उसका निपटान उसी प्रीमाइसेस के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। पर क्योंकि R&D नहीं है, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की कमी है, या फिर एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं एक तरह से। तो R&D डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि R&D नहीं हो रही है, काफ़ी हम बनाने पे तो बहुत देखते हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ जाते हैं कि हम इससे ये बना लें, वो बना लें, लेकिन निपटान को लेकर के उस तरह का उत्साह नहीं दिखाई देता है। हाँ, उत्साह तभी दिखेगा जब हर तरह का सपोर्ट, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है जो सस्टेनेबिलिटी पे रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि अब लेटेस्ट एक रिसर्च है जिसमें घास से खाद बनाई जा रही है, जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो जब उससे बनाई हुई खाद बनती है तो 70% उसका पानी को रोकने की क्षमता है, जिससे वो जैविक, रासायनिक और भौतिक स्तर पे मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसको सुधार करता है। दूसरी बात, और बायोचार के ऊपर बहुत काम हो रहा है। बायोचार मतलब हॉर्टिकल्चर जो वेस्ट है उसको एक पायरोलिसिस सिस्टम के थ्रू एक कोयले में तब्दील किया जाता है, और उस कोयले से हमारी कार्बन कंटेंट जो मिट्टी की है उसको हम बेहतर कर सकते हैं, और साथ में वेस्ट तो हम मैनेज ही कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि वेस्ट जो है उसको किसी न किसी बाई प्रोडक्ट में जो यूजफुल है, वेस्ट टू वेल्थ कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे फर्दर कोई और नुकसान ना हो। तो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग और ग्रांट्स और इस तरह की फैसिलिटेशन बहुत अच्छे तौर पे, स्टार्टअप सीड फंड ग्रांट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है फॉर द स्टार्टअप्स, जो वो जिससे प्रोत्साहन मिल रहा है लोगों को और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्टअप यूपी का ग्रांट है, हर एक स्टेट में अलग अलग स्टार्टअप पे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी सारे काम करने के लिए फंडिंग एंड ग्रांट्स दी जा रही है। हालांकि अगर हम R&D की बात करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अब भी इनोवेशंस जो है एग्जीक्यूशन तक लाने की बहुत ज़रूरत है। आप कितने भी रिसर्च पेपर्स लिखें, कितनी भी बुक्स लिखें, जब तक वो ले पर्सन के, जब तक हमारे धरती पे नॉर्मल जो लोग हैं, किसान भाई हैं या जितने भी हैं, सच में उनके कामयाबी नहीं हम कर पाते कि उनके काम आए वो चीज़, तब तक मैं नहीं मानती कि इनोवेशन का कोई एक्चुअल में मतलब रह जाता है। जी बिल्कुल। श्वेता जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। चलिए, ये तो बात हुई कि किस तरह के रिसर्च डेवलपमेंट हो रहे हैं, इनोवेशन की दिशा में कैसे काम हो रहे हैं, लेकिन हम इस फैक्ट को भी बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जब हमें अगर लोगों को प्रोत्साहित करना है, लोगों की भागीदारी देखनी है, किसानों से हमें कहना है कि आप जो कृषि अपशिष्ट है उसका उचित इस्तेमाल करो, जब हम उसमें कोई आर्थिक लाभ जोड़ देते हैं तो हमें उस तरह का उत्साह दिखाई देता है। आपने कार्बन क्रेडिट्स की भी बात की थी, क्या इस पर भी हम देख रहे हैं विश्व स्तर पर भी इस पर चर्चाएं हो रही है। जब हम क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है, ऐसे बॉन्ड्स, कार्बन क्रेडिट्स बॉन्ड्स की बात की जाती है, तो क्या हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं? क्या ये भी एक ऐसी दिशा हो सकती है जिसमें हम ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकें? इस समय काफ़ी सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जैसा कि बताया गया कि बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स हैं, बट स्टार्टअप को प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म तक लाने में जो डिफरेंस है वो मिसिंग है। गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, बट आप देखेंगे कि प्लास्टिक को पहले तो हमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। जैसे हो रहा है कि जो फैक्ट्रीज, जो कंपनीज एक्चुअली में प्लास्टिक पर ऑलरेडी उनका प्रोडक्शन चल रहा है, तो पहले तो हमें उन पर बैन लगाना ज़रूरी है। जब तक उन पर बैन नहीं लगेगा तब तक न्यू मटेरियल को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। आप देखिए कि बहुत सारे एग्जीबिशंस इस तरह के ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इवन हमारे NCR में तो बहुत ज़्यादा ही होता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इनोवेटिव्स हैं, मतलब इनोवेशंस आ रहे हैं, जैसे कि इवन भूसे से बहुत सारी कटलरी बनाई जा रही है। तो मैं भी उसका पार्ट रही हूँ, और मैंने देखा कि बहुत नए नए इनोवेशंस हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। इवन आपका जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का जो छिलका जिसे हम कहते हैं, जो वेस्ट होता है, ठीक है, उससे भी कटलरी बनाकर उसे आप यूज़ कर सकते हो। एंड द मेन थिंग इज़ कि उससे आपका वेस्ट नहीं होगा, अगर वो कंज्यूम नहीं भी हुई तो वो एनिमल फॉडर की तरह काम कर जाती है। तो ये सारे इनोवेशंस जो हैं वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन
प्रैक्टिकली अभी तक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आए हैं। अगर हम लोकल मार्केट्स जाएं, आप कभी भी लोकल मार्केट जाएंगे तो आपको प्लास्टिक की कटलरी ज़्यादा चीप रेट्स में मिलेगी और वो दूसरा नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से अभी भी कंजम्पशन प्लास्टिक का ही चल रहा है। तो बैन आना ज़रूरी है जिससे कि नए जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो रिप्लेस किए जा सकें। और दूसरी चीज़ अगेन मैं फिर से वही बोलूँगी कि कॉमन लोगों को इसकी जानकारी अभी भी नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि अवेयरनेस अभी भी थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं। और अगर हम बाहर की कुछ कंट्रीज़ देखें, मैं यूरोप के कुछ कंट्रीज़ देख कर आई हूँ, वहाँ पर एक सेकेंड हैंड स्टोर बहुत फेमस है कि रिसाइकलिंग जैसे हम कहते हैं कि दोबारा से रीयूज़ उसको कर सके हम, ठीक है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ अभी हम मिसिंग पार्ट पर चल रहे हैं। अगर इस तरीके के सेकेंड हैंड स्टोर्स हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं हर सिटी में, हर गांव में, तो शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वापस से यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हमारे लैंडफिल्स में नहीं जाएंगे। लैंडफिल्स में जाने में ही हमें सबसे पहली रोक लगानी है। अगर वहीं तक नहीं जाएगा तो प्रोसेसिंग हमारी इजी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हम अगेन इम्प्रूव करेंगे तो बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी, वैसे साहब मैं आपके पास आना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं कि ये हमें शुरुआत से समझाने की आवश्यकता है, अगर हम स्कूल के स्तर पर या कॉलेज के स्तर पर बात करें तो वहाँ हम बच्चों को कैसे समझा रहे हैं, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट हो सकता है, इस पर पहले हम इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन अब वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, ऐसी कार्यशालाएं स्कूलों में की जाती हैं और समय समय पर छात्रों को भी बताया जाता है कि वो किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और कहते हैं अगर बच्चे समझ जाते हैं तो फिर घर वालों को समझना ही पड़ता है। जी, ये शुरुआत तो नई पीढ़ी बच्चों से ही होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं, सीखते हैं, वो अपनाते भी हैं। तो हम अपने स्तर पर एंग्लो वैदिक गुरुकुल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर बच्चे बहुत ही इस बात को समझ रहे हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन में को बहुत प्रभावित कर रही हैं। तो वो एक तरीका का हमने एक अभियान चलाया है कि जो बोतल होती हैं उसमें हम पॉलीथीन के टुकड़े, जो चिप्स होते हैं उसके टुकड़े को भर देते हैं। तो भरने के बाद वो काफ़ी जब बड़ी हो जाती है तो उसको किसी बेंच वगैरह में या ऐसे जगह हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा देते हैं जो बैठने का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ % हम जो है ना पॉलीथीन को अपने वहाँ तक बचाने में कामयाब हो रहे हैं। जी जी। और कई जगह मैंने सुना है कि कई स्कूलों में अब बच्चों की आधी फीस कर दी गई है कि अपने घरों से जो कचरा होता है, प्लास्टिक होती है, वो आप यहाँ हमारे स्कूल में लाइए और हम आपकी आधी फीस कर रहे हैं। कई जगह तो पूरा जो है ना फीस भी माफ़ कर रखी है कि जितना भी कचरा आपके मोहल्ले में है, घर में है, गांव में है, आस पड़ोस में है, वो हमारे यहाँ पर लाइए तो सीधा रिसाइकलिंग पे हो, रीयूज हो। अब बहन जी बता रही थी कि कुछ बैन भी लगना चाहिए सरकार की तरफ से, तो बैन भी मैं चाहता हूँ कि बैन ना लग के, जैसे कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन ही है वो हमारे पर्यावरण में जाएगी तो दूषित करेगी, गाय खाएंगे, खेतों में जाएंगे, जल में, नदी नालों के साथ समुद्र तक पहुंचेगी। अगर हम उस पॉलीथीन या प्लास्टिक वायर या कुछ भी हो उसको सीधा यूज़ करके और उसको रीयूज करके रिसाइकलिंग करके दोबारा लाएं तो कोई भी चीज़ दुनिया में वेस्ट नहीं है जी। हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकृति ने तो सब चीज़ें ऐसी ही दी हैं कि कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं जाती है, वो एक सर्कल है अपना। और हम सिर्फ सर्कुलर इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं, हमने भी देखा कि इसे भी सरकार काफ़ी प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि कैसे कचरा कंचन बन सकता है। ये तो बात हुई कि निपटान कैसे हो, लेकिन क्या इससे कमाई भी की जा सकती है, और साथ ही क्या ये कचरे की समस्या सिर्फ शहरों की है, क्योंकि किसान सोचता है कि कचरा तो सिर्फ शहर में होता है, वो कचरा नहीं करता। क्या ये सही है, और अगर ये सही नहीं है तो किसानों को भी क्या करना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति के सबसे करीब होता है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम कर सकते। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ और आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट पर, कैसे हम वेस्ट टू वेल्थ की ओर बढ़ सकते हैं और ये समय की मांग भी है। किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं और कहाँ हमारी कमी छूट रही है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करें। हमारे साथ पूरे गेस्ट का पैनल है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी डॉक्टर श्याम जी आपके पास, जैसे कि हमने बात की कि किस किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हम देखते हैं, कि व्यवहारिक समस्या देखते हैं, वो ये कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। जो गाँव में रहते हैं वो सोचते हैं कि ये तो शहरों की समस्या है, और जो शहर वाले हैं वो सोचते हैं कि ये तो सरकार जाने क्या करना है। तो ये गांव और शहर का एक साथ मिलना और एक इस नई दिशा में, एक सही दिशा में आगे बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, और गांव वालों को भी समझना होगा कि उन्हें शायद पता नहीं है वो कहाँ पर यहाँ चूक कर रहे हैं। जैसा आपने बताया, गांव और शहर, कई बार हम सोचते हैं कि भाई जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको शायद उतनी जानकारी नहीं है और वो कचरा ज़्यादा करते हैं, बट एक चीज़ हमने पाया है कि जो शहर है वहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है। इसको अगर मैं आपको एक देखूं कि जो हम लोग भारत में रह रहे हैं, भारत आज एक विकसित देश बनने की बात कर रहा है। यहाँ पे पूरे साल में एक नॉर्मल आदमी लगभग 10 केजी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। अगर हम उधर अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री की बात करें, वहाँ पे करीब वो 135 केजी है एक आदमी का पूरे साल का कचरा, प्लास्टिक वेस्ट की बात करें। लेकिन क्योंकि वहाँ पे निस्तारण सही तरह से है, और अभी भी अगर जैसा आपने बोला गांव और शहर, फ़र्क ये है कि गांव में जो इंसान रहता है वो अपने घर से जब निकलता है तो एक झोला लेके निकलता है, और शहर में रहने वाले लोगों को शायद उसकी शर्म आती है। हम 250 ग्राम का मोबाइल तो हाथ में लेते हैं, कई बार 2 मोबाइल भी लेके चलते हैं, बट अगर बात हो अपने साथ बैग लेके जाने की, जो आज से 25 साल 30 साल पहले हम लोग हमेशा लेके जाते थे, तो हम लोगों को पाया गया कि लोगों को जो शर्म है उसके लिए हम उनके साथ बात करते हैं 5R प्रिंसिपल्स की। उसमें पहला R है रिफ्यूज़, कि आप रिफ्यूज़ कीजिए प्लास्टिक को। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा कदम है वो यही है कि जब भी हम अपने घर से बाहर निकलें तो अपने साथ एक बैग लेके जाएं। बैग लेने जाते हैं टाइम, सपोज हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाले का जो क्या होता है, मुझसे डिफरेंट सब्जी लेंगे, वो भिंडी एक पॉलिथीन में रख देगा, टमाटर एक पॉलिथीन में रख देगा, आलू प्याज अलग रख देगा, और सब हम उसे बैग में लेके आ जाएंगे। ये काम हमको कभी करना ही नहीं है, और मैं इस चीज़ को खुद देख चुका हूँ। जब भी हम लेने जाएंगे तो जो सब्जी वाला है वो क्या बोलेगा, सर आपको घर जाके अलग करना पड़ेगा। हम बोलते भी जिम्मेदारी हमारी, हम अपने आप अलग कर लेंगे इसको, तो आपको चिंता नहीं। ये तो था पहला R। दूसरा R है रिफ्यूज़, रिड्यूस। रिड्यूस में यह कि जब हम बाहर जाएं, अगर हमको 2 अलग अलग पैकेजिंग है, एक प्लास्टिक पैकेजिंग है, एक दूसरी नॉर्मल पैकेजिंग है, तो क्या हम उस पैकेजिंग में लेके मटेरियल को आ सकते हैं। तीसरा है रीयूज़, जो प्लास्टिक घर में आ गया क्या हम उसको कैसे रीयूज़ करें। चौथा है रीपर्पज़, जो बैंसला साहब भी बात कर रहे थे। अल्टीमेटली सारी चीज़ें अपसाइक्लिंग की बात है
कि हम किसी भी चीज़ को रीपर्पस कर सकते हैं, उसको ब्यूटीफाई करने में, अपनी आर्ट को लगा के, एंड रिसाइकल कम द लास्ट। लेकिन रिसाइकल में भी इंपॉर्टेंट ये है कि भाई रिसाइकल के लिए हम देख आ रहे हैं कहाँ पे हम करा रहे हैं। बिकॉज अगर हमने अपना किसी भी कबाड़ी वाले को दे दिया तो जैसा मैंने पहले बोला कि वो अपने साथ जो सेलेबल आइटम है वो तो बेच देगा, और जो बाकी आइटम है वो वहीं पे छोड़ देगा। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ को लेके मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो मैंने खुद भी प्रयास किए हैं दो, पहला ये कि हमको अपने कचरे के निस्तारण के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात करनी है, अपने पूरे एक्साइटमेंट से करनी है। हमको नहीं पता कि कौन आदमी उसमें हमारे साथ आगे बढ़ेगा, बिकॉज दुनिया में कोई ऐसी मशीन है नहीं कि कोई ऐसा मीटर हो कि आदमी के माथे पे लगाया और पता चल गया कि ये आदमी ठीक है तो ग्रीन हो गई और नहीं काम करेगा तो रेड हो गई। एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हर एक को जाना पड़ता है, तो उसके बारे में अपने आप बात करनी है। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा एक और चीज, बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि मेरा अपना मानना ये है, जो मेरा मंत्र है, लीड द चेंज। जो काम हम बोल रहे हैं वो हमको पहले करना है। ऐसा नहीं कि हमारे घर में तो कचरे का प्रबंधन हो नहीं रहा, हम दूसरे दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। अभी जैसे पिछले 7-8 महीने से मैंने चीज शुरू की है, एक दिन मन में आया कि हम लोग इतनी पर्यावरण पे बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग कहीं पे भी जाके नैपकिन यूज करते हैं। उस दिन से लेके आज तक 8 महीने हो गए मैंने कोई नैपकिन यूज नहीं किया, क्योंकि कहीं भी हम जाएंगे, होटल में जाएंगे, वहां पे एक अंदर आदमी खड़ा होगा, वो 5 से 7 नैपकिन एक साथ खींच के दे देगा। अल्टीमेटली नैपकिन बनता किससे है? वो तो पेड़ से ही बन रहा है। जी 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 जी। तो मैंने अपने पास एक रुमाल तो हम लोग पहले से रखते हैं, उससे करना शुरू किया। आजकल तो सब जो होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में कहीं भी जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, सब लगी होती है मशीन, आप अपना हैंड ड्राई कर सकते हैं। और रियलिटी है कि 30 सेकंड बाद हाथ वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हैं जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन जब पूरा समाज इस तरह के प्रयास करता है तो उसके परिणाम फिर बड़े रूप में दिखाई देते हैं और एक रिपल इफेक्ट होता है। श्वेता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे, अब क्योंकि हमने ये तो बात की कि किस तरह से निपटान किया जाए, लेकिन जो हमारी सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है कि इससे बहुत तरह की चीज़ें बन सकती हैं, जैविक खाद बन सकती है, आप ऊर्जा बन सकती है इससे, तो ये किस तरह के मॉडल्स होते हैं और इन्हें अगर हम घर के स्तर पर सही निपटान करेंगे तो ये अपनी मंजिल पर पहुँचेगा ये चीज़ें और उसका उस तरह से इस्तेमाल भी हो पाएगा। इस समय काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है वो मतलब ये मैं काफ़ी पहले से देखती आ रही हूँ। मैं आगरा को बिलोंग करती हूँ और वहाँ पर ताजमहल की वजह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बहुत पहले से वेस्ट मैनेजमेंट के आने शुरू हो गए थे और लोगों को मतलब सिर्फ कूड़ा अपना देना था, तो कई बार देखा गया कि लोगों ने कूड़ा देने से मना कर दिया कि उससे दूसरों का फ़ायदा हो रहा है। तो एक तो उनका पर्सनल बेनिफिट कराना ज़रूरी है, अदरवाइज लोगों से जो आर्थिक लाभ जब आप जोड़ दें, जब हम वो बात करेंगे तो शायद हम नहीं उतना एक्सपेक्ट कर सकते रिजल्ट। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स हमें लॉन्च ही इसीलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि वेस्ट का सारा प्रॉब्लम है। अगर वेस्ट सेग्रीगेटेड हो, आप जंगल में देखिए, जंगल में कोई हमारा वेस्ट नहीं है, वहाँ पेड़ पौधे अपने आप उग रहे हैं। तो ये वेस्ट की जो समस्या है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर यहीं पर हम उसे रिजॉल्व कर लेते हैं तो ये इवन हमें प्लांटेशन की जो इश्यूज आ रहे हैं कि प्लांटेशन हमें करना पड़ रहा है, वो उसकी वजह यही है कि जो ये पूरा प्रॉब्लम है वो हमारे लेवल पे हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें भी गवर्नमेंट लॉन्च तो कर रही है काफ़ी सारे, बट यही है कि इक्वल अवेयरनेस के साथ सेग्रीगेशन जितना हम फॉलो करेंगे उतना ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के लिए रहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है तो मैं अंत में क्लोजिंग नोट्स चाहूँगी। बैंसला साहब, आपसे कम शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, युवा पीढ़ी को खास तौर पर, और एक आप आर्टिस्ट भी हैं भाव के साथ। जी, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं आर्ट से ही सबको अवेयरनेस कर रहा हूँ, तो मैं सभी से ये एक आह्वान कर रहा हूँ आपके चैनल से कि आप अपने स्तर से किचन से शुरुआत कीजिए और जो चार्जर, हेडफोन जो इधर उधर जो फेंकते हैं, जलाते हैं, उनको आप इकट्ठा कीजिए, या तो वो रिसाइकल पे जाए सीधा, पर्यावरण में ना जाए, खेतों में ना जाए। और हमारा देखा है कि जब वो कोरोना काल था कितना सुंदर दृश्य बन गया था, चारों तरफ जो है ना काफ़ी वो आ गया था, बिल्कुल साफ आसमान दिखाई देता था, तारे दिखाई देने शुरू हो गए थे। हाँ, ये सृष्टि में हमारे मनुष्य ही एक ऐसा है जो अगर पूरा खत्म हो जाए तो सृष्टि चलती रहेगी और कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे 800 करोड़ की जो ये जनसंख्या है पूरी सृष्टि की, 800 करोड़ से ज़्यादा, तो ये सभी इसको जो है ना चुनौती के रूप में लें, प्लास्टिक को, पर्यावरण को अपना सही से। जी मीनाक्षी जी।
मेरी तरफ से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी से कि हम जो 5 तत्वों से बने हुए हैं, जैसे कि हवा, पानी, आकाश और अग्नि और भूमि, तो इन सब से जो हम ये 5 तत्व हमारे अंदर है, वही 5 तत्व हमारे बाहर हैं। तो जो हम सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच से चलते हैं, हम वो अगर आप निकाल के देखेंगे, ये बाउंड्री नेचर से अलग कर देंगे, तो हम उसी का एक हिस्सा है, वो हम बस देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमरिज्म के चलते एक पट्टी सी बंध गई है कि जितना ज्यादा हम भोगेंगे उतना ज्यादा हम, देखिए ये तो हमारी संस्कृति स्टेटस को, ये हमारे संस्कार नहीं है। अगर हम बोले कि जो आपने कंज्यूमरिज्म की बात की कि जो हम उपभोक्ता बनते जा रहे हैं, ये हमारे संस्कार नहीं। हमें तो मिलजुल करके जो वसुधैव कुटुंब सिखाया गया, हमारी संस्कृति ये बताती है कि, और हमारे यहाँ हमने देखा भी है कि किस तरीके से पुराने समय में, क्योंकि हम एक सिविलाइजेशन है, हमारा एक पुराना इतिहास है जो कि जिस पर हमें गर्व भी है, तो हमने देखा भी कि किस तरीके से पुराने ज़माने में कोई चीज़ बर्बाद नहीं होती थी। और जो एक हम देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव है। तो इसी के साथ ही सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगी। आप स्टूडियो में आए और आज के विषय पर इतने विस्तार से चर्चा की और इतने गूढ़ चीज़ें हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रयास है इसका असर ज़रूर दिखाई देगा। और कहते हैं ना, छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी चीज़ें की जा सकती है, तस्वीर बदली जा सकती है। और उन्हीं में से एक प्रयास ये भी था कि सच से आपको रूबरू कराया जाए कि अगर आपने सच को अभी नहीं समझा तो ना सिर्फ आपका जो वर्तमान है इस पर काले बादल मंडराएंगे, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी हम जहर बो रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। सबसे पहले भिंडी के भाव। हरियाणा की शाहाबाद मंडी में भिंडी का कारोबार 2200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भिंडी की खरीद 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में भिंडी का भाव 2100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब जानते हैं गेहूं के भाव। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं का कारोबार 3200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का भाव 2730 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गेहूं के सौदे 2550 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब सरसों के भाव। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदे 6720 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों की खरीद 6250 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों का भाव 6650 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते पर हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी,
घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।